माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मुझे इस बात का आभास था, क्योंकि विपक्ष के द्वारा काम रोको प्रस्ताव वो पहले दिन लेकर के आए थे, आपने उसको स्वीकार कर लिया। अब ये उसका रास्ता खोज रहे हैं, अभी कैसे भाग गया जा। मैंने कहा था माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथियों को भी आपने सुननी है पूरी बात। और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी आज आपने चर्चा के लिए रखा है, वो पहले ही उसके ऊपर अपना माहौल बनाने की तैयारी में है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अपने क्षेत्र के हरियाणा प्रदेश छिछरौली, जो प्रताप नगर के नाम से भी जिसको जानते हैं, उसकी भूमि के मालिकाना हक का विषय जो अत्यंत संवेदनशील भी था और जन भावनाओं से भी माननीय अध्यक्ष जी जुड़ा हुआ था। जो हमारा छिछरौली प्रताप नगर है, छिछरौली की जो खसरा नंबर है 125, 152 और 134, उसकी जमीन का लक्ष्मण जी मालिकाना हक 1887 से लेकर के अब तक सरकार के पास रहा है। हमारे वहां के नेता कंवरपाल गुर्जर जी वो समय समय पर इस बात को लेकर के चिंतित रहे हैं, क्योंकि शहर के लोग उसको भी मिलते थे, हमें भी आकर के मिलते थे कि ये पूरा का पूरा छिछरौली शहर ये सरकारी भूमि के ऊपर बसा हुआ है। उनको बड़ी दिक्कतें आती थी रजिस्ट्री के अंदर भी, और यह जमीन शुरू से ही माननीय अध्यक्ष जी गैर मुमकिन आबादी के रूप में ये चिन्हित थी। उस पर पीढ़ियों से सैकड़ों परिवार अपना घर बना करके वहां रह रहे हैं। मैंने उसका जिक्र किया है कि 1887 की बात है जब छिछरौली वहां बसा है। माननीय अध्यक्ष जी, 2020 तक इन संपत्तियों की रजिस्ट्री होती रही, जिसमें लोगों का विश्वास और अधिकार दोनों जुड़े रहे। माननीय अध्यक्ष जी, केवल तकनीकी आधार पर इन परिवारों को असुरक्षित छोड़ देना हमारी सरकार का ये दायित्व है, न तो न्याय संगत है और न मानवीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से इस महान सदन को छिछरौली गांव की जो भूमि है, इतने पुराने कब्जे को देखते हुए सैकड़ों वर्षों से वो उस पर बसे हुए हैं, मौके पर कब्जे के आधार पर विस्तृत सर्वे और रिकॉर्ड सत्यापन कराकर वास्तविक जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका मालिकाना हक देने की घोषणा मैं आज इस महान सदन के माध्यम से करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह कदम दशकों से बसे हमारे परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व देने की ये ऐतिहासिक पहल है। हम लगातार, हमारी सरकार एक एक रिफॉर्म, जो लोग इस लीगल उलझे रहते थे लीगल कार्यों के अंदर, उनसे राहत देना हमारी सरकार का दायित्व है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार छिछरौली के हर पात्र नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है। ये माननीय अध्यक्ष जी, ये वही लोग हैं हमारे विपक्ष के, जो मैं कहना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जो आईना तोड़कर नाकामी का बोझ जनता पर छोड़ करके ये चले गए। आज फिर जब इनका
एक विषय आ रहा है जो आपने स्वीकार किया हुआ है, ये स्वयं लेकर के उस विषय को आए थे और वॉकआउट करके चले गए। कोई विषय भी नहीं है। हमारी पुलिस संवेदनशील पुलिस है माननीय अध्यक्ष जी। लोगों को सुरक्षा देना, लोगों को सुरक्षित रखना, ये हमारी पुलिस का दायित्व है। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय में तो क्या हालात होते थे, रपट भी नहीं लिखी जाती थी। और ऐसा जो इन्होंने आरोप लगा करके बाहर गए हैं, मेरा दिल भी इससे भरा है कि ऐसे झूठे आरोप लगाना ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता, क्योंकि झूठ की दुकानदारी इन्होंने चला रखी है माननीय अध्यक्ष जी। ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। हरियाणा प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार का झूठ लेकर के आते हैं। झूठ लंबा नहीं चलता और वो कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश होगा और इन लोगों को जवाब मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और इस महान सदन को एक विषय और ध्यान लगाना चाहता हूं कि आज इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों, शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत RRTS सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी DPR का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी NCRTC को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, है परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ से गति से ले जाना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है, उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, ताकि मैंने जो कहा है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह NCR क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को यह जोड़ने का काम करेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार करने के लिए हर रोज आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये मिलेगी, उनके जीवन को एक बदलाव का ये बड़ा आर्थिक केंद्रों से जोड़ने का, और यहां की आर्थिक, माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा इस कॉरिडोर से। जैसा मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी, ये इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी जो 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड जो RRTS और मेट्रो सेक्शन ये तय किया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सेक्टर 29 और मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, वजीराबाद और सेक्टर 57 तथा सेक्टर 58, 61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन
वो शामिल होंगे। यह माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो मेट्रो है उसकी येलो लाइन, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर माननीय अध्यक्ष जी यात्रियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग ये 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड ये सेक्शन स्वीकृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एनआईटी क्षेत्र हो, चाहे बाटा चौक हो, सेक्टर 12 से 15 तथा नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह दिल्ली मेट्रो की वायलेंट लाइन से जुड़कर क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा तथा औद्योगिक और आवासीय विकास को एक नई गति देने का काम ये कॉरिडोर करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर ये लेकर के आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जल्द ही इसकी डीपीआर पूरी करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में नॉन स्टॉप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का, और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार माननीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं माननीय अध्यक्ष जी इस महत्वपूर्ण निर्णय को मैं सदन के समक्ष रखते हुए सभी माननीय सदस्यों के सहयोग और सुझावों की भी मैं अपेक्षा करता हूं कि वो उनके जो महत्वपूर्ण इसमें कोई सुझाव हो तो देने की कृपा करेंगे ताकि हरियाणा को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। ये दो घोषणाएं मैंने करनी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि विपक्ष लगातार जो अच्छे काम होते हैं उनको सुनने का मादा नहीं है, कहीं ना कहीं झूठ फैला करके और झूठ बोल करके वो गुमराह करने का काम प्रदेश के लोगों को कर रहा है। आज भी स्थिति आपके सामने है माननीय अध्यक्ष जी, अभी कोई इतना बड़ा विषय भी नहीं था, हमारी तो जानकारी में भी नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। कहाँ से इन्होंने फोटो में तरवा ली, क्योंकि हर जो प्रमुख लोग हैं उनके पास पीएसओस हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, जो फोटो में ये ले रहे हैं, मैं उन फोटों के अंदर देख रहा हूँ बैठे चाय पी रहे हैं। ये अगर कहीं घर में बैठ करके चाय पी रहे हैं, फोटो के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा होगा चाय के कप रखे हैं, तो कैसे हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमें गंभीरता से ऐसे विषयों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये गुमराह नहीं कर सकते हरियाणा प्रदेश के लोगों को, क्योंकि पता नहीं कहां से लेकर के ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं। प्रदेश के लोग और देश के लोग इनसे आहत होते हैं कि ये मुद्दे चाहे ये अपने युवराज को, राहुल गांधी को दे दें, वो भी बेचारा कहा जी वोट चोरी हो गया। ये मीडिया माननीय अध्यक्ष जी इतना ज्यादा एक्टिव है कि जब उसने कहा कि वोट डुप्लीकेट बने, एक घर में कहा 600 वोट बने हुए, माननीय अध्यक्ष जी पत्रकार वहां पहुंच गए और पत्रकारों ने वहां जाकर के सर्च किया। सर्च करके उन्होंने देखा कि पूछा उन्होंने भी आपके घर में 600 वोट है। वो कहने लगे लोगों की, वो तो वीडियो देखा है मैंने माननीय अध्यक्ष जी, वो कहने लगे ना जी हमारी तो कहा 4 वोट है जी। अरे हम तो कहा पैका है अपनी वोट, यहाँ तो कोई और वोट भी नहीं है जी। ये हालात है जी इन लोगों के, ऐसे झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं। इससे हमें आज एक्टिव चुस्त रहने की जरूरत है। विपक्ष की जो भूमिका है माननीय अध्यक्ष जी, वो भी ठीक उसके ऊपर नहीं उतर रहे। मैंने इतना ही कहना।